अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी लास्ट स्टार। मैं हूं फैसल अब्बासी। राना अजीम साहब साथ हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। यासिर रशीद ये प्रोग्राम होस्ट किया करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर और पाकिस्तान के लिए एक और सियासत के हवाले से तारीख़ी दिन। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के दौरान हमने पार्लियामान के अंदर वही अफरा तफरी, वही शोर शराबा देखा और बड़ी मुफस्सल तकरीर की गई है नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। और उन्होंने ये कहा है कि हम जो पाकिस्तान को मुआशी बहरान हैं उससे निकालेंगे। एक साल के अंदर जो हुकूमती इक़दामात हैं उनके समरात आना शुरू हो जाएंगे। दहशत गर्दी के ख़ात्मे की बात भी उन्होंने की है। उन्होंने मीसाक मईशत और मीसाक मफामत की बात भी की है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ जो माजी के गिले शिकवे हैं वो भी करते रहे। इस मौके पर उनकी जमात के कायद और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ भी ईवान में मौजूद रहे और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को 3 मरतबा उनकी जो वज़ारत उज़्मा है उसका तख्ता उल्टा गया है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ को भरपूर सपोर्ट रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, MQM पाकिस्तान की तरफ से। PDM के सरबरा और पाकिस्तान की सियासत में पिछले 5 सालों में कलीदी किरदार अदा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात JUI इस्लाम फ़े ने इस अमर का बायकॉट किया है। अख्तर मेंगल ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। ये इंतहाई अहम मामलात रहे कि ऐसे मौके पे कि जब 5 साल इकट्ठे स्ट्रगल की, 16 माह इकट्ठे हुकूमत की और मौलाना फजलुर रहमान अब आके कहते हैं कि ये हुकूमत अवाम के दिलों में जगह नहीं बना सकती है। ये जिस्म पर तो हुकूमत कर सकते हैं लेकिन दिल में घर नहीं कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ना सिर्फ ईवान में वोटिंग का बायकॉट किया बल्कि वो ख़ुद कराची भी चले गए और इतनी बेरुखी बेइतनाई समझ से बाहर है कि ऐसे मौके पे कि जब मौलाना फजलुर रहमान एक वक्त में क्रेडिट लेते थे कि उन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में अहल करवाने के लिए और पॉलिटिकल लाइमलाइट में लाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है, अब एकदम मौलाना ने अपनी राहें क्यों जुदा कर ली हैं। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी थे उमर अयूब साहब, उन्होंने भी अपना खिताब किया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया रवा रखा गया वो शिकवों की सूरत में बयान करते रहे। वो वज़ीराबाद का हमला है, फिर उसके बाद के मामलात हैं और अब उन्होंने ये भी कहा कि भरपूर किस्म का एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से आज एहतजाज किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNAs ने बानी PTI की तस्वीर उठा रखी थी, वो रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। इस शोर शराबे में पाकिस्तान का नया ऐवान और नया लीडर ऑफ द हाउस उसका इंतखाब हो गया। चैलेंजेस पहाड़ जैसे हैं, ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का से आरास्ता रास्ता है और इस पर चलना एक ऐसी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की जो हर लम्हा मरहून मिन्नत रहेगी दूसरी जमातों के, कितना चैलेंजिंग है, कितना डिलीवर कर पाएंगे, अवाम की तवक्कुआत क्या हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू कराना साहब। शहबाज शरीफ साहब बिलाखिर मुंतखब हो गए दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म, स्पीच भी उन्होंने की है। बुनियादी सवाल ये है कि ये जो मसाइल के अंबार हैं, आम आदमी का मसला रोटी का, बेरोज़गारी का, गैस का, तेल का, इसके लिए हुकूमत और ये जो हुकूमत तरतीब दी गई है, मुंतखब हुई है, ये हुकूमत आप समझते हैं कि डिलीवर करने की पोजीशन में होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब्बासी साहब, अभी आपने बड़ी लंबी चौड़ी मुफस्सल आपने बात की। हुकूमत बन गई, शहबाज शरीफ साहब को भी यकीन नहीं कि वो वज़ीर आज़म बन गए। वो स्लिप ऑफ टंग था राना साहब। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हौसला तो करें, ज़रा थोड़ी देर इंतज़ार तो करें। वो जो भी आप कह लें तो इसी तरह वो असम्बली में भी इसी तरह पहुँचे, अगर वो भी इसी तरह पहुँचे हैं फिर इसको भी बर्दाश्त करें ना। बात यह है कि उन्होंने तकरीर की, चले मान लिया तकरीर में हो गया, हालांकि उनकी जितनी तैयारी होती है ना इतनी तैयारी किसी की भी नहीं होती, तैयार होने से लेकर तकरीर तक की हर किस्म की तैयारी। बात यह है कि मियाँ साहब ने कहा कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म उनके बड़े भाई थे, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म ये हैं और इसके दरमियान में एक दफ़ा शाहिदा खान अब्बासी, आपकी अब्बासी बरादरी ने भी कुछ टाइम गुजारा जी, और वज़ीर आला पंजाब तो रही तकरीबन इनके पास ज़्यादा अरसा। क्या हम उन 3 सालों को या 3.5 सालों को निकाल देते हैं, निकाल देते हैं उस सरसे को जिस सरसे में सरबराह तहरीक इंसाफ जो है वो वज़ीर आज़म रहे थे, बाकी अरसे में ये थे,
या आपके पसंदीदा पीपल्स पार्टी थी, और तो कोई नहीं था ना। जी, तो क्यों नहीं मुल्क को कुछ दिया? काफ लीग भी थी, मुशर्रफ और साहब। यार वो भी तो आप ही थे ना। हाँ हाँ, वो भी तो आप ही थे। नहीं हम थे। आप ही थे, किधर गए आप? बिल्कुल आप ही तो लोग थे सारे कुछ। कांग्रेस के अमरीकी कांग्रेस के भी सरबराह हम थे। नहीं, सारा कुछ ही आप थे। अमरीकी कौन सी चीज आपको, आप लोगों को नहीं मिली? कौन सी चीज नहीं पहले मिली? राणा साहब आप लोग इलेबोरेट करें, आप लोगों से क्या मुराद है आपकी? आप लोग, आप सबको समझ आ जानी चाहिए ना क्या मुराद है। नहीं, आप लोगों से क्या मुराद है? आप से मुराद बस आप राणा पहाड़ी साहब, लोग हैं मैं ना। आप हूं कि आप वो हैं कि जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत बनाई और आपका पीटीआई से हिस्सा है, तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा ना। नहीं, मैं देखिए, अगर आप मुझे कहें मेरा पीटीआई में हिस्सा है तो मेरा मुझे साबित कर दीजिएगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप फिर मुझे क्यों कह रहे हैं कि आप साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप हमायत बहुत करते हैं, तो मैं इसलिए आपको कुछ याद नहीं, दिलाना हिमायत की चाहता हूं। बात नहीं है राणा साहब। चलें, हौसला मैं तो करके सुन। नाकिद हूं, नहीं, क्रिटिक हूं। नहीं, आप जरा चलिए, आप हौसले से सुन लें, जरा सुन लीजिएगा। मियाँ साहब के पूरे खिताब में मुझे 3 चीज़ें ऐसी दिखा दें जो उनके मंशूर के मुताबिक थी। वो मंशूर जो इन्होंने जारी किया था, जिसमें बुरेवाला में एयरपोर्ट से लेकर खुडियां हास में 20 अरब रुपए लुटा दिए जी, जिसमें 4 रुपए की रोटी, 10 रुपए किलो सब्जी, 300 यूनिट फ्री। जी, कैसा कोई मामला आज ऐलान किए? उन्होंने कहा जी किसानों को आला नस्ल के बीज देंगे, ट्यूबवेल, सोलर ट्यूबवेल फ्री लगा के देंगे। लग गए? और जी, लग गए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जदीद अस्पताल हैं उनको हम, जो अस्पताल है उनमें मुफ्त अद्वियात देंगे। तो यार ऐसा अस्पताल कह देना जाके बासी साहब, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके, जी, वो भी बना देना। क्यों 50 रुपए के स्टाम्प पे आप बाहर भेज देते हैं? और इतनी जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है राणा साहब, एफबीआर को 10 दिन में टैक्स रिफंड अदा करने का हुक्म। इनका भी नहीं, इनका नहीं, जो बिजनेसमैन है, कम्युनिटी है, तो ये क्या फकीर है? टैक्स दहिंदा है, उनको कहा गया कि आप 10 दिन में ये टैक्स नहीं देते। एफबीआर देगा। नहीं, ये नहीं देते टैक्स। और उन्होंने ये भी कहा यार ये टैक्स देते हैं? मुझे बस से बात बताएं तो सही यार, सवाल करते कौन हैं। टैक्स नहीं देता? हैं? कौन टैक्स नहीं देता? ये वज़ीर आज़म सब टैक्स देते हैं। तो उनके टैक्स रिटर्न्स ऑब्वियसली होंगे, टैक्स देते तो फिर अगर ये देते हैं तो फिर किसी और को रोका जा सकता है? ये टैक्स रिफंड्स तो बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी का मसला है ना। तो ये क्या है? ये मजदूर है। राणा साहब बात ये है, देखिए गुजारिश सुनिए, अब आपने टैक्स की बात कर दी है पाकिस्तान के अंदर। अभी आप मुझे तो कह रहे थे आप उनके साथ हैं, लेकिन अब ये हकीकी बात मैं कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स है वो गरीबों से वसूल किया जाता है सेल्स टैक्स की सूरत में, इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में। डायरेक्ट टैक्स जो देने वाले हैं, जो कंपनियां, जो फाइलर हैं, वो बेचारे रिफंड के चक्कर में सालों अपने पाँव रगड़ते रहते हैं। और मसला ये है कि जब पहले भी 2018 में इनकी हुकूमत गई तो उस वक्त भी अरबों के टैक्स रिफंड थे, कम्युनिटी ने बड़ा शोर किया था। दूसरी जानिब मैं आपको एक रिपोर्ट की बेस पे बात बता रहा हूँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट है डिफरेंट, फिच की भी रिपोर्ट्स आती हैं, बाकी भी आती हैं। SDPI एक इंस्टीट्यूट है, उसने कहा जी 567 अरब रुपए आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा ना कि हम बच्चों को वजीफ़ा देंगे, बाहर भेजेंगे हुकूमत के ख़र्चे पे, और जो काबिल लोग हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि 567 अरब रुपए उन्होंने बताया कि एक शोबा है, उससे पिछले 7 सालों में टैक्स लीक हो रहा है। और वो शोबा ये है कि उसमें जो माफिया है और लॉबिस्ट हैं, जिन्होंने इनकी हुकूमत जब थी वो जा रहे थे तो अपनी लॉबिंग करके ऐसी कानून साजी करवा ली कि टैक्स तीसरा एक सेक्टर मुतारिफ करवा दिया। अब वो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर वो 567 अरब रुपए ही लगा देना तो इतने मसाइल नहीं है। बैरिस्टर जावेद अब्बासी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे MPA का इलेक्शन हालिया लड़े थे और उनको शिकस्त हुई है, और इनके मुकाबले में PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए थे और ये सेनेटर रहे हैं माजी में मुस्लिम लीग नून की टिकट से। मुस्लिम लीग नून ने इनको सेनेटर बनाया। राना साहब अब ये अपने शिकवे कर रहे हैं, ये वो आप शायद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र कर रहे थे, मेहताब अब्बासी, ये वो स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग अपनी कोई एक भी इनमें से, बस शाहिद साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बाकी सीट भी नहीं निकाल सके हैं। बहरहाल अब ये उनके रिजर्वेशन बुरा ना मनाइएगा जी, तो जो असम्बलियों में बैठे थे जब वो सीटें निकाल सके थे, आपको नहीं पता? अपने 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 सीने पर, अपने सीना ने ऐसी बात है। राणा साहब नहीं होगा, नहीं ऐसा ना करे, ऐसा ना। क्या सबूत है? क्या सबूत? फार्म 45 आपका कानून कहता है, कानून कहता है आपका कि फार्म 45 के मुताबिक रिजल्ट देंगे। तो ट्रिब्यूनल में जाएं, अदालतों में जाएं। कौन सी अदालतें? हुकूमतें खत्म हो जाती है, अदालतें फैसला नहीं देती। और जाने दे यार, वो तो कासिम सूरी की बार भी था, वो 5 साल स्टे, वो शहबाज शरीफ की दफा भी था, शहबाज शरीफ की दफा भी था। रहे हैं तो ये नहीं पता। ये राणा साहब 2 नहीं 1 पाकिस्तान तो बनाना था,
बानी पीटीआई ने निजाम इंसाफ बेहतर करना था, उन्होंने रूल ऑफ लॉ, उन्होंने इस्लाहात करनी थी, उन्होंने नहीं किया। वो नहीं कर सके। 3 बारियां 5 बारियां इनकी हैं, 4 बारियां भी बस पार्टी की हैं। कितने कर सके ना, नहीं कर सके, आप भुगते हैं। फिर इस तरह बात करें ना, आप ये बात ना करें। ये आप दो ये नहीं बात एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान। आप 2 पाकिस्तान, आप वो शख्स हैं जो आप जैसे लोग होते हैं जो 2 पाकिस्तान की बात करते हैं। आपको तो चाहिए क्लियर बात करनी। आप कह रहे हैं कि जनाब नहीं असेंबली में सब ठीक है, आपने ईमान से करें, आपने ज़मीर से बात करें कि ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट देखना है तो पिछली दफ़ा क्या तकलीफ थी इन्हें एहतजाज करने की कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है उसने गलत रिजल्ट दिया है, बड़ी उसकी हुई है, रिंगिंग हुई है जी, फलां हुई है। क्यों कहा था फिर इन्होंने? राना साहब, बात यह है कि 2018 में जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी कर रही थी, आज वो पीटीआई कर रही है। पीटीआई तो आज जायज कर रही है ना। आज क्या आपको नहीं पता? रात को आप ट्रांसमिशन में थे, आप थे जी, आपको नहीं पता? देखें, आपको नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा जी, आपको नहीं पता? देखें कौन जीता, जो जीते वो असेंबलियों में बैठे हैं, जो हारे वो असेंबलियों में नहीं बैठे हैं। देखें फिर इससे बस हम इस बहस से आगे जाते ही नहीं, हम इस बहस पे आगे जाते नहीं जी। अब राना साहब गुजारिश ये है कि यहाँ पे वो जो 50 लाख नौकरियां 1 करोड़ घरों वाले थे, तो अब 1 करोड़ नौकरियां आ गई है ना। 1 करोड़ नौकरियां आ गई हैं, देखिए तो सही। 4 रुपए की रोटी आनी है ना। मुझे बताइएगा ना जनाब, आज उन्होंने कह दिया ना आपके वजीर आजम ने, बल्कि हमारे वजीर आजम ने, इस पाकिस्तान के वजीर आजम है, जिस तरह भी आए मैं मान लेता हूँ जी। अगर आज मुझे मैं तो इलेक्शन की वो बात करता हूँ, मैं तो रास्ते में 7 तंदूरों से होके आया हूँ कि किसी जगह से रोटी मिल जाए सस्ती। बल्कि मैंने तो आज घर बेगम को कह दिया, मैं कहा अगले महीने हमने बिल नहीं देना। उसने कहा क्यों? मैं कहा 250 यूनिट हमारे इस्तेमाल होते हैं, 300 फ्री हैं। शबाशी साहब वज़ीर आज़म आ गए हैं, अब तो मसले कोई नहीं है। क्यों बिल आएगा तो अब्बासी साहब आपके पास आ जाऊंगा। राना साहब आपने कहा आपके मुताबिक असेंबली बिल को ठीक है, मैं बिल लेके आपके पास आ जाऊंगा। बल्कि मैं अपने नाज़रीन से भी कहूंगा कि जनाब ये अब्बासी साहब का आप नंबर नोट करें, ये आपको नंबर देते हैं बिल लेके। राना साहब के जितना बिल आएगा अगले महीने का, मेरा नहीं, हाल ही मेरा नहीं करना। आप तो इस वक्त पूरी कौम आपको देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बने, मैं नहीं बना राना साहब। तो आपने कहा ना बने है ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान बना रहे थे, अगर वो बना जाते तो ये दिन ना उन्हें देखने पड़ते, ना आवाम के लिए ये दिन आते। उन्हें तो आपने जितना टाइम दिया, जिनको इतना टाइम दिया था उन्होंने कितने बना दिए? अच्छा, मुझे राना साहब ये बताएं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें हुकूमत कमज़ोर होगी या हुकूमत नहीं चल पाएगी? हुकूमत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए अब्बासी साहब जी। मैं एक बात, सबको मिलकर इस पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए जी। अगर ये पाकिस्तान होगा तो सियासी जमातें होंगी, अगर ये पाकिस्तान होगा तो इन सब की मौज होगी। अगर इस पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल, इस्तेहकाम और सियासी सूरत-ए-हाल नहीं बेहतर होगी तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा। इन सब को अपने दिल खुले करके चलना चाहिए और इन सब के लिए वज़ीर आज़म साहब को आज ऐलान करना चाहिए था कि जनाब अपोजिशन का जो गिला है इलेक्शन के हवाले से, मैं उस पर एक कमीशन तश्कील दे देता हूँ इनके साथ बैठ के। अपोजिशन लीडर और हुकूमत बैठ के कर लेती, अगर उसमें जो हल्के गलत थे वो उसको साबित कर देते, अगर वो ठीक थे उसको ख़त्म हो जाती बात, और इसके बाद मिलकर चलते। ये चैलेंजेस जो हैं इनको सब ने मिल के हल करना है। कौम ने इस पार्लियामेंट में नारे लगाने के लिए नहीं भेजा। सही है। अच्छा राना साहब, मेरा जो सवाल था ना, देखें ये जो वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ और ये जो इससे पहले कानून साजी, स्पीकर का इंतखाब जो होता रहा, ये नया तो नहीं है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए वैसे पार्लियामान के अंदर। ऑनेस्टली कुछ तामीरी होना चाहिए। हुकूमत पे ज़ाहिर अपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ करना है, हम लोग नाक़िद हैं, हमने पॉइंट आउट करना है हुकूमत की गलतियों को, लेकिन जो अपोजिशन है उसका किरदार क्या बनता है? मिसाक मईशत या मिसाक मफाहमत की जो बात की है, इसको अगर इनिशिएट किया जाता है तो अपोजिशन फिर कहे जी मैं नहीं मानता, मैंने नहीं बैठना, मैं इनका चेहरा नहीं देखना, तो फिर कैसे मामलात बेहतर होंगे? फिर आम लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? इस रिलीफ के लिए अपोजिशन ने भी तो दबाव बढ़ाना होता है, लेकिन जब जातियात से ना निकले तो दबाव कैसे बढ़ेगा? ये आपकी ख्वाब ख्याली है। आप यही हमने सवाल कल किया था अहमद डोगर साहब से, याद है आपको? जी किया था। उन्होंने कहा था जी कौन किसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था हम नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा अगर ये जो हमारे मसले हैं अगर ये दुरुस्त है तो इन्हें सुन लिया जाए, इस पर कमीशन बना दिया जाए। तो आपने तो कल के बाद आज फैसला भी दे दिया कि नहीं तैयार। भाई कब नहीं तैयार? हर दौर में ऐसा हुआ है। पिछली दफ़ा जब सरबराह तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म बने थे तो यही एहतजाज, इसी तरह के एहतजाज मुस्लिम लीग नून ने किया था, इसी तरह की तकरीर के दौरान सारा कुछ हुआ था। आपको बदलना पड़ेगा अपने हर लिहाज से, हर स्टाइल को। आपको फैसला करना पड़ेगा
कि अपोजिशन के बगैर हम नहीं चल सकते और अपोजिशन को फैसला करना पड़ेगा कि अब हम असम्बलियों में आ गए हैं, अवाम की हमसे तवक्कुआत है और हमें उस तवक्कुआत को पूरा करना है। हम जितना डिलीवर कर सकते हैं वो डिलीवर करे, अपोजिशन शोर डाले और उस बात पर जो से नजर आए कि ये गलत हो रही है, लेकिन बिला वजह शोर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अगर हम पहले वक्त से पहले ही हम ये बात तसव्वुर कर लें कि जनाब नहीं उसने तो मानना ही नहीं, भाई आप करके तो देखें, अगर नहीं मानेंगे तो ये कौम देख रही है, कौम जान रही है, क्लियर हो जाएगा। नहीं, मैं तो कतई तौर पर राना साहब इस बात के हक में नहीं हूँ कि अगर वो ना भी माने तो हुकूमत का काम मनवाना है, जिम्मेदारी इन पे बनती है। असल में जो मसला है ना इस वक्त, राना साहब आपने अभी कहा कि आप तंदूरों से होके आए, आप लोगों से डेली इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं या आपके इर्द गिर्द जितना पूरा मुआशरा है, इस वक्त लोगों का मसला शायद ये तब्दीली या ये रोटी या ये नवाज दो या ये वोट का बदला जुल्म से अब ये नहीं रहा। उनका मसला बुनियादी तौर पे ज़रूरियात पूरी करना है। और अगर इन लोगों ने होश के नाखून ना लिए, जो हमारी सियासी काबरीन हैं, वज़ारत उज़्मा में हैं या अपोजिशन लीडर हैं, तो ये मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे राना साहब। लोगों ने फिर खुद निकलना है अपने, क्योंकि रोटी से बड़ी ताकत नहीं है कोई भी राना साहब। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, यही तो मैंने भी स्टार्ट में यही बात कही है कि क्या वज़ीर आज़म बनने से रोटी सस्ती हो गई, क्या बिजली सस्ती हो गई जी, क्या आम आदमी को रोजगार मिल गया, क्या गरीब के बच्चे को मेरिट पे नौकरी मिलेगी जी, क्या आम आदमी जो है उसका बच्चा स्कूल जा सकेगा, क्या इंडस्ट्री हमारी आगे निकलेगी, क्या हमारे मुल्क के रुपये में रुपए की कदर होगी, क्या बदअनवान और करप्ट आदमी पर गिरफ्त मजबूत होगी। जी, ये तो एक सवाल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ये है। सवाल है, ये किसने करना है? ये अपोजिशन ने नहीं करना जी, ये हुकूमत ने करना है, जी, ये हाकिम वक्त ने करना जी। है। और जब आप ये फैसला करके निकले कि मैंने हुकूमत के पैसों से, अरबों रुपए के हुकूमत के फंड से आम लोगों में आटा तकसीम जो कर रही हैं, उस पर मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लिख रही, मैं अवाम का नाम नहीं लिख रहा, मैं उस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर बना रहा हूं, तो फिर लोग सवाल तो करेंगे ना जी। कि ये फंड भी हमारा, पैसे भी हमारे, टैक्स आपका और मेरा टैक्स तो कटता है ना, इस तरह हजारों लोगों का कटता है, उन्हीं टैक्स के पैसों से तनख्वाहें भी जाती हैं। मैंने नहीं कहा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आज कहा है ना, आज उन्होंने कहा असेंबली भी उसी टैक्स से चल रही है, ये उसी कर्जे से भी चल रही है, ये सारा कुछ उन्होंने फरमाया है। तो जब ये सारा कुछ हो, यहाँ पर आप पहले दिन एक रीत पैक कायम करें, एक रवाज बनाएं कि आए मिलकर यार पाकिस्तान के लिए हमने करना, हमने शख्सियात के लिए नहीं करना, तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, मौलाना साहब कराची चले गए, वोट भी नहीं दिया और कह रहे हैं कि ये हुकूमत दिलों पे राज नहीं कर सकती, ये तो जिस्मों पे राज करेगी। बड़े जज्बाती और बड़ा वो हिजर वाले पैगामात, जुदाई वाले दुखड़े सुना रहे हैं मौलाना साहब। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर होगी कि मौलाना साहब ने जो स्टैंड लिया था उस स्टैंड पे वो कायम है। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी ज़ीरो हो गई, अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू भी ज़ीरो हो गई। मौलाना साहब ने स्टैंड लिया और मौलाना साहब ने फैसला किया और इस फैसले पे वो खड़े हैं, और मौलाना साहब ने उन तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया है जो अब मौलाना साहब को जाके अब ऑफर्स दी जा रही थी, और मौलाना साहब और मियाँ साहब में दूरी भी बढ़ गई है, सियासी दूरी। अब मौलाना साहब आपने स्टैंड लिया, किसी उससे आपको किसी से सियासी नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मौलाना साहब का स्टैंड बड़ा वाज़ेह स्टैंड है। और मैं आपको ये बता दूं, मौलाना साहब जब स्टैंड ले लेते हैं ना, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, तो फिर अड्डी सौखी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, उनके पास एक पावर भी बड़ी जानदार और मुस्तनद स्ट्रीट पर। एक ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान मुर्तज़ा साहब, वज़ीर आज़म साहब का इंतखाब हो गया, आपकी जमात ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया, क्या ये डायरेक्शन वाज़ेह हो चुकी है कि अब आप किसी सूबे में भी और विफाक में भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? देखिए, सूबे में भी आपने देख लिया होगा कि बलूचिस्तान में हमने किसी को वोट नहीं दिया, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह से हमने वफाक में भी किसी जमात को वोट नहीं दिया। हमने अपना तशख़्ख़ुस अलग से बरकरार रखा है। सेनेटर साहब, क्या सदर के इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा? सदर के लिए महमूद खान आए थे, मैं जब वो लास्टली वो निकल रहे थे तो मैं भी उसमें अपना मौलाना साहब के घर आए थे,
उनसे एक वादा मौलाना ने किया था कि हमने बाइकाट किया है, मगर आपका मामला जो है मैं जमात के सामने दोबारा रखूंगा। तो 9 को मेरा ख्याल इलेक्शन है सदर का, तो मीनवाइल मौलाना साहब का ख्याल ये था कि फिर अपनी आमला के पास जाया जाए इस मामले में और पूछा जाए उनसे। तो कल को जरदारी साहब भी आएंगे वोट मांगने के लिए, तो इसमें फिर क्या ये मौलाना साहब ने फैसला करना है या जमात ने करना है? नहीं, जमात नहीं करना है। मौलाना साहब ने अगर फैसला करना होता तो कर लेते। जो भी आएगा सर आंखों में, मगर इसमें महमूद खान के साथ हमारा एक सूबे का ताल्लुक है। मैंने अपना वोट जो है, क्योंकि उन्होंने कोयटा में जो है हमने जमात ने फैसला किया था कि हम महमूद खान को देंगे और हमने अपना कैंडिडेट उनके लिए विड्रॉ किया था। तो मैंने अपना वोट, मेरी फैमिली का वोट भी महमूद खान के लिए किया था नेशनल असम्बली के लिए कोयटा का, और इसी तरह पशीन में उन्होंने मौलाना के लिए विड्रॉ किया था। शायद ये कंसिडरेशन वन ऑफ द कंसिडरेशन हो सकती है, मगर मैं इसमें कोई श्योर नहीं हूँ कि कल हम इसी तरह से किसी का साथ नहीं देंगे या उनके लिए वोट करेंगे या किसी और के लिए वोट करेंगे। किसी और के लिए तो सवाल नहीं पैदा होता, महमूद खान साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने एक गुड जेस्चर का मुदाहिरा किया था, मगर दूसरों के लिए जो है कोई और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने हमेशा बड़ी मुनासिब बात की है। आपको क्या नज़र आ रहा है? मौलाना साहब तो कह रही है हुकूमत नहीं चल सकती, ये अवाम के दिलों पे हुकूमत नहीं है, दिलों की हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत जिस्मों की हुकूमत हो सकती है। आपको ये हुकूमत, आज खिताब भी आपने वज़ीर आज़म साहब का सुन लिया, आपको ये हुकूमत 5 साल पूरे करती नज़र आती है? देखिए, ये अब रवायत तो बन गई है अपना, इसमें नो कॉन्फिडेंस की भी रवायत पैदा हो गई। और मगर इस हुकूमत का मसला ये है, गो कि पिछली हुकूमत पे भी हमारा एतराज़ था और वो बरकरार रहा, मगर इस हुकूमत में पहले दिन से, और ना सिर्फ हमारा एतराज़ रहा बल्कि सबका एतराज़ आलमोस्ट है, उनका अपना भी एतराज़ है। वो खुद भी कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है। तो फिर पता नहीं मुझे कि ये किस तरह से हुकूमत चलेगी, मगर हम उनके साथ नहीं हैं। जी कामरान साहब, धांधली का आप जिक्र करते हैं और KPK में आपको ज़्यादा धांधली ने डैमेज किया है, तो बुनियादी तौर पे KPK में आपकी, अगर आपके साथ धांधली हुई है, उसमें जो बड़ा नंबर मुस्तफ़ीद होने का है वो PTI का है, और PTI अब ये क्लेम करती है कि धांधली के मामले पे JUI और उनके नज़रियात फितरी तौर पे हम आहंग हो गए हैं। तो क्या इट्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि आपके साथ धांधली हुई और जिसने फ़ायदा उठाया और वो आप एक पेज पे? देखिए, पेज की तो अभी तक कोई बात हुई नहीं है। पेज सिर्फ हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना धांधली क्लेम नहीं कर रहे, हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी क्लेम करते हैं, सूबा बलूचिस्तान में भी क्लेम करते हैं। सूबा बलूचिस्तान में कम से कम हमारी जितनी हमने ली हैं सीटें, हमने ठीक सीटें हैं, मुनासिब सीटें हैं, मगर कम से कम जो है ना 50-60% सीटें जो ना हमारी इन्होंने दूसरों को दी हैं, और ऐसे लोगों को भी दी हैं जो कोई 13 नंबर पे आ रहा है, कोई 5वें-6 नंबर पे आ रहा है। और अगर आज उनके वो खुल जाएं तो वो आपको जो ना आदत कर लें, आज आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह से सिंध में भी कई ऐसे हल्के हैं जहाँ पे बहुत गड़बड़ है और उसको हम प्रूव कर सकते हैं अगर आदत हो जाए। तो हमारा क्लेम जो है वो PTI के अगेंस्ट भी है। आप ये देख लीजिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 10 ऐसे हल्के हैं कम से कम जहाँ 1000 से कम वोटों का फर्क है, 20 ऐसे हल्के हैं जो 2000 से कम वोटों का फर्क है। तो ये सब में हमने ही हारना था, ये 1000 के लेस देन 1000 के माध्यम से, या 20 हल्कों में लेस देन 2000 के माध्यम से, या कहीं पे भी जो ना वो ये दूसरा इसके वाइस वर्सा भी कोई चीज मुमकिन थी। तो ये एक इंतजाम हम समझते हैं कि इंतजाम किया गया है, तो ठीक है, इंतजाम करने वाले जोरावर हैं, हम उनके लिए शायद इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं, जिस वक्त कर पाएंगे हम करेंगे। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, एक मियां नवाज साहब जब आपके पास आए, मौलाना साहब के पास, और बहुत से पूरा एक डेलीगेशन आया, तो क्या उन्होंने कोई ऑफ़र की या अपनी गलतियां मानी या आगे किसी चीज़ का वादा किया? एक चीज तो मुझे पता है कि उन्होंने कहा कि जो कुछ आपके साथ हुआ है अगर मेरे साथ होता तो अभी भी शायद मैं भी यही करता। तो एक इसी ज़मन में एक छोटा सा सवाल है। आप समझते हैं मियां नवाज साहब तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने आए थे ना पाकिस्तान में,
इसीलिए आए थे, सारी तैयारी भी की। अचानक से शहबाज शरीफ साहब का ऐलान मियाँ साहब की मर्जी से या कहीं और से हुआ? मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब की मर्जी से हुआ होगा। वहाँ पे भी मुझे लगता है कि वहाँ पे भी कोई इंतज़ाम किया गया। जी, अच्छा ये बताएं कामरान साहब, पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिक्र किया मौशी चैलेंजेस का भी, दहशतगर्दी के चैलेंज का भी उन्होंने जिक्र किया, बल्कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब का खुसूसी तौर पे कहा कि उन पे अटैक हुए और उनको इलेक्शन तक बड़ी मुश्किलात रहीं। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी इज़्तिराब है, क्या ये हुकूमत साजी की हद तक पार्लियामान में हम हिजाम देख रहे थे, या हुकूमत बन जाएगी, एहतजाज चलते रहेंगे, कुछ स्मूथ हो जाएगा मामला और अवाम को कुछ मिलेगा? ये आप समझते हैं कि गंभीर होगा, दिन ब दिन आने वाला दिन हर दिन मुश्किल हो जाएगा? देखिए, दो महाजों पे हर दिन मुश्किल हो जाएगी। इस हुकूमत के लिए बन गई है, हुकूमत बना दी गई है, मगर दो महाजों पे ये जो कुछ कुक हो रहा है लोगों के दिलों में, ये कहीं ना कहीं पे पक रहा है और ये कुक होते होते जो है ना कोई शक्ल इख्तियार कर लेगा। अभी तक ये शक्ल इसने कोई इख्तियार नहीं किया, मगर नेचुरली इसका अल्टीमेट ये होगा कि लोग इस गुस्से को जो है कोई समझ देने लग जाएंगे। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम आएगा। दूसरा जो है ना वो महंगाई का एक और अजीब तूफान आने वाला है। इसके अलावा शायद इस हुकूमत के पास कोई चारा नहीं होगा कि वो लोगों को जो है सारा बोझ लोगों पे मुंतकिल कर दे। इनका स्टाइल जो है वो शाहाना है, शाहाना रहेगा, तो अपने ऊपर जो है ना वो कोई कट नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से भी जो है ना वो फिर मामला जो है वो ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो ये इनके लिए जो है ना चैलेंजेस हैं दो आने वाले वक्तों में। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो है, पाकिस्तान के लोगों के लिए हम दुआ गो है। मगर जो पाकिस्तान को ख़राब करने वाले हैं, ये समझते हुए या ना समझते हुए कि शायद वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह उनको हिदायत दे। मुर्तज़ा साहब, क्या मौलाना साहब अपोजिशन बेंचों पे तो बैठेंगे और उन्होंने कह भी दिया है अपोजिशन भी करेंगे, तो क्या मौलाना साहब अब दोबारा सड़कों पर आएंगे? कोई मार्च का प्रोग्राम है या भी इंतज़ार किया जाएगा? देखिए, इसमें दो सूबों से मौलाना पहले उन्होंने बात कर ली है। सुबह सिंध में जो है वो उन्होंने अपनी जो हमारी जो जनरल काउंसिल होती है, आप उसको जनरल काउंसिल कह लीजिए, उनसे उनकी बात हो गई है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हो गई है। अब फिर वो सिंध के दौरे पे हैं 3 दिन के, और इसके बाद 5 को शायद वो कोयटा में होंगे। तो कोयटा के बाद फिर रह जाएगा सुबह पंजाब, उसका मुझे अभी तक प्रोग्राम नहीं पता। तो ये चारों सूबों में मशवरा करने के बाद जो फिर पल्स आएगी वहाँ चारों सूबों में जनरल काउंसिल से, क्योंकि फैसला मौलाना ने अकेले नहीं करना, पार्टी ने करना। तो फिर उसके बाद जो है बता दिया जाएगा दोस्तों को भी, मीडिया को भी और जी कौम को भी कि क्या करना क्या है। सेनेटर साहब, जो मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी और मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्तों की तरफ से ये इंप्रेशन दिया गया कि मौलाना शायद मान गए हैं, लेकिन ये बात भी रिपोर्ट हुई कि मौलाना ने खासे शिकवे किए हैं। ज़ाहिर है 2 लोग बैठते हैं, शिकवे शिकायत भी होती हैं। ये शिकवे ज़ाती नोयत के थे या ये सियासी नोयत के ज़्यादा थे? क्योंकि हमने देखा कि मौलाना की खुशदामन का इंतकाल हुआ तो नून लीग की नुमाइंदगी नहीं थी, उनके साहबजादे की शादी थी तो नून लीग की नुमाइंदगी नहीं थी। तो ये शिकवे किस नोयत के थे? देखिए, हम ज़ाती गिले नहीं करते हैं। मौलाना उसमें मंजूर सियासतदान है और वसत भी रखते हैं अपने अंदर। तो ज़ाती गिले जो है ना वो हमारे पार्ट पे नहीं होते हैं कि वो फलां के मरने पे आए। हालांकि जाहिर है इन चीज़ों को नोट किया जाता है कि फलां के मरने पे आए, फलां की शादी पे नहीं आए। तो ये चीज़ें जो है ना वो लोग इसको ज़हनों में रखते हैं, मगर ये हमारा कोई इशू नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वो एक पॉलिटिशियन की हैसियत से आए थे, उनकी किसी ज़ाती दोस्त की हैसियत से नहीं आए। तो जो कुछ हुआ इलेक्शन में हुआ, जिस तरह से हुआ, और ये बात तो पहले कन्वे कर दी गई थी मौलाना साहब को। ये हम सारे जो है ना वो इस पे हमने फील कर लिया था कि लोग ये हमारे साथ क्या होगा।
मौलाना शायद उस वक्त तक समझ रहे थे कि नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तो हमने कहा कि ये जो है ना मौलाना को साइज में रखने की बातें जो है ना मुख्तलिफ ताकतवर हल्कों से की जाने लग चुकी हैं। तो और लग ये रहा है कि हमको जो है पहले से भी ज्यादा जो है हमारे साथ बुरा सलूक होगा। तो बहरहाल हुआ, हमने मान लिया कि हुआ, ठीक है, जो आपने करना था वो आपने कर लिया, जो हमने करना होगा हम कर लेंगे। सही है। ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान ने ये इजलास बुलाने से कबल ये कहा था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो दे दी जाएं और फिर इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने फिर इजलास बुला लिया, उसकी मंजूरी दे दी। एक तो क्या आइनी कानूनी एतबार से 91(2) के तहत सदर ये शर्त आयद कर सकते थे, और दूसरा जो अब तक मामला मखसूस नशिस्तों का है उसके बाद स्पीकर का इंतखाब या वज़ारत उज़्मा का इंतखाब हो जाना, इस पे कोई कानूनी जवाज़ मौजूद है? कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो लोग मुंतखब हुए हैं उनके लिए? दो बातें हैं। सदर साहब जो है वो हमेशा दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते रहे। पूरा टेनर जो है ना उसका जो जिस वक्त से इख्तिलाफ पैदा हुआ एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, और उसके बाद जो है वो सदर साहब जो है ना पीटीआई को भी खुश करते रहे, उनको भी खुश करते रहे। तो ये उनका किरदार जो है ये माजी में भी रहा है। वो जाके उनसे मुलाकातें भी करते रहे और साइन भी पहले कर जाते रहे। तो ये सारा कुछ जो है ना ये सारा मामला माजी में भी सदर साहब ने किया। इस मामले में इजलास जो है 21वें दिन लाजमी होना था, उसमें दस्तूर में लिखा था, और वो इजलास बुलवाना भी सदर साहब को था। 21 दिन से पहले भी बुलवा सकते थे। तो सदर साहब भी गलत कर रहे थे। फिर उसको जो हमारी वजारत कानून ने बता दिया कि जी स्पीकर साहब भी बुलवा सकते हैं, वो भी गलत था। उसमें कोई ऐसी, वो सिर्फ रेक्विजिशन इजलास जो है मेरा ख्याल स्पीकर साहब बुलवा सकते हैं या चेयरमैन सेनेट बुलवा सकते हैं, बाकी तो सदर को बुलवाना होता है। तो सदर ने वो ये यहाँ भी गलत किया, स्पीकर ने भी गलत किया, मगर बाद में जब कहीं पे जो है ना ज्यादा वो बातें हुई होंगी तो फिर उन्होंने वो दोबारा अपना जो है ना वो यू टर्न दे लिया, और जो कुछ उन्होंने समरी को वापस किया था फिर वो समरी वापस भी आ गई, इजलास भी हो गया। मेरा ख्याल है जब प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, इनसे पहले एक काम कर लेते हैं फिर उसके बाद प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, तो वैसे भी गलत कर रहे थे। मखसूस नशिस्तों वाला मामला उसके बगैर ही मखसूस नशिस्तों वाला मामला ये है कि उसका या तो ये उसको इफेक्ट कर रहा होता रिजल्ट को, तो फिर जो है ना वो अदालत में जाया जा सकता है कि कोई जोहरी तब्दीली आ जाती इस मखसूस नशिस्तों के साथ। वैसे इससे पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए था। मखसूस नशिस्तों में मामला ये है कि मखसूस नशिस्तें जो है ना वो उसमें जो लिस्ट फाइल करते हैं उसके लिए कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम में ही आ जाती है, जो सेक्शन 58 में इलेक्शन एक्ट के जारी किया जाता है। अगर आप वो कट ऑफ डेट तक इसको अपनी लिस्ट नहीं देते तो फिर उसके बाद जो है ना वो लिस्ट क्लेम नहीं की जा सकती। ये इसी तरह से है कि जैसे एक कट ऑफ डेट होती है, इस्लामाबाद का इलेक्शन करवा लीजिए, इसके लिए कट ऑफ डेट हो गई, मैंने फाइल कर दिए पेपर, किसी और दूसरे ने फाइल नहीं किए और मैं अनअपोज हो गया। अब उसके बाद ये कहना कि इसको एक वोट भी नहीं पड़ा और इसका हक नहीं बनता, तो वो जो है ना वो चूंकि अनअपोज हो गया, हालांकि वाकई एक वोट भी नहीं पड़ा, मगर जो है ना वो वक्त गुजर गया। तो ये टाइम बाउंडेड था। ये ट्रेन जो है वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ने या पीटीआई ने या उन जो आजाद अरकान है उन्होंने गुजार लिया हुआ है। अब उसके बाद वो शायद मुमकिन है कि वो अपनी पार्टी में इसको फेस नहीं कर सकते, तो ये सारा कामरान साहब सवाल ये है कि अब ये जो उनका प्रोपोर्शन बनता है और उन्होंने तकाजे पूरे नहीं किए जो आप बात कर रहे हैं, अब ये सीट्स अगर फिल होती हैं दूसरी जमातों के हक में, PMLN पीपल्स पार्टी के हक में, तो क्या इसकी प्रोपोर्शन बढ़ाने की आइन में इजाज़त है? देखिए आप दो बातों पे जा सकते हैं ना, दो बातें हैं इसमें, या तो आप कानून पे जाएंगे, एक तो इखलाकियात है ना कि जी वो उनका हिस्सा बनता है। मैंने इसीलिए जो ना आपको अनअपोज आम किसी सीट के अगेंस्ट किसी अनअपोज कैंडिडेट का जो ना वो जिक्र कर दिया था। आप या तो इखलाकियात पे चले जाएं या कानून पे चले जाएं। कानून में चले जाएं तो वो टाइम बाउंडेड है, वो ट्रेन गुजर गई हुई है उनसे। अब उसके बाद जो कुछ किया जा रहा है वो मेरा ख्याल है अपनी पार्टी को तसल्लियां दी जा रही। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं KPK के। एक उनकी वीडियो सामने आई, वो अपने कारकुन से गुफ्तगू कर रहे थे और वो मौलाना साहब से मुतालिक उन्होंने फरमाया कि शायद मौलाना जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं एग्जैक्ट लफ्ज़ तो खैर यूज़ नहीं कर रहा, सीनियर पॉलिटिशियन है,
तो केपीके में जेयूआई का जो रोल है वो लीडिंग अपोजिशन का रहेगा क्या, और जो मौजूदा हुकूमत बनी है उसके साथ किस तरह के आपके मरासिम होंगे, क्योंकि जो धांधली के आपके इल्ज़ामात हैं उस पर तो बज़ाहिर सेम थॉट्स हैं आपकी। देखिए, अली अमीन को, गंडापुर साहब को मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता। एक दो दफ़ा जो ना मेरा इत्तफाक हुआ है वो अपना इलेक्शन कमीशन में, तो वो जो मैंने उनकी अपीयरेंस से जो ना, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो मैंने जो गैदर किया है, तो वो ज़ाहिर है इस वक्त बज़ाहिर जो है वो वहाँ मेजॉरिटी के नुमाइंदे हैं, मगर अदरवाइज मेरी कोई उनके हवाले से कोई अच्छी राय नहीं बन पाई। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं माजरत करता हूँ कि इस बात पे, मगर बहरहाल मेरी जो मुझे जो वाइब्स आई, कोई अच्छी वाइब्स नहीं आई उनसे। पता नहीं क्यों, मैं इसकी कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो वो हम उनके साथ शायद जो मेरी अपनी फीलिंग है कि हम उनके साथ नहीं चल पाएंगे। जो जिस तरह से वो उनकी लहजा, जो उनका जो स्टाइल, ये हमारा स्टाइल नहीं है। तो ठीक है, वो भी इलेक्ट हुए हैं, उनको इस निज़ाम के तहत जो मुरतब हुआ है 2024 के लिए, मगर बहरहाल हम उनके साथ मुमकिन तौर पर चल नहीं पाएंगे। मेरी फीलिंग यही है। पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। मैं वो 1 2 3 तजर्बा जो मेरे उनको देख के मुझे जो उनसे वाइब्स है, मैं उस पर ये बात करूँ। जी ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त का आप मौजूद थे। राना साहब, ये बताइएगा कि अब उमर अयूब साहब ने भी बड़ी मुफस्सल आज अपना जो खिताब है वो फरमाया है, वो किया है, लेकिन कानूनी चाराजोई जो करने जा रहे हैं, और जो हमने पहले भी बात की थी, सियासत के लिए पीटीआई के पास आप समझते हैं कि अब मवाद खासा है और अपोजिशन में रह के अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको भी ये एक तामीरी अपोजिशन के साथ साथ बहुत बेहतर अंदाज में उजागर कर सकते हैं, या ये धांधली या ये फॉर्म 45-47 मामलात 2-4 महीने के बाद इतनी अहमियत नहीं रखेंगे और पीटीआई भी इनको नहीं रख पाएगी, या ये मज़ीद बढ़ जाएगा शोर? देखिए बात साहब, ये आपका ज़ाती ख्याल तो हो सकता है कि फार्म 45 के या 47 के मामला जो है वो 4 माह बाद या 3 माह बाद ख़त्म हो जाएंगे। ये ख्याल हो सकता है, ये ख्वाहिश हो सकती है किसी की, लेकिन जो लोग इलेक्शन लड़े हैं, जो इलेक्शन जीते हैं, तो वो किस तरीके से इस बात को बोल जाएंगे। अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि लोगों के दिलों में जो चीज़ है, खुदा न खास्ता वो किसी और तरफ ना चली जाए, वो किसी बड़े प्रोटेस्ट की तरफ ना चली जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की में अदलिया मौजूद है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट बन गई है, और हमेशा हुकूमतों को इनिशिएट लेना पड़ता है, उन्हें आगे आना पड़ता है, उन्हें आके ये फैसले करना पड़ते हैं। अगर 4 हल्कों के लिए भी एक कमीशन बन सकता है, तो ये चाहे 104 हल्के हों, चाहे 204 हल्के हों, तो इसके लिए क्यों नहीं कमीशन बन सकता? अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा जी कि उनकी सीटें नहीं बनती, तो मेरा ख्याल उनसे सवाल बनता था, तो फिर बाप पार्टी की सीट बनती थी? केपीके वाला आप जो रेफरेंस दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो एक रिवायत मौजूद है। अब अगर उस वक्त इलेक्शन कमीशन साहब ये कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सही है। दूसरा ये कोई चीज़ जो है वो कोई चीज़ बांट तो नहीं रहा ना, ये चोरी का माल तो नहीं है कि जिसका दिल चाहे कि उसका नहीं है मैं ले जाऊं। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, आपके वक्त का आज के प्रोग्राम की इजाज़त दीजिए।